इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, चैप्टर है हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें एक तरीके से हमें देखना है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, उसका क्या परिणाम होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं ये जानने के लिए कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। तो मेनली इसका मैं शॉर्ट में समझाऊं तो शॉर्ट में यहाँ पर सिंपली यही कहा गया कि डेमोक्रेसी क्या करता है, हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, और वो क्यों होना चाहिए और वो क्यों बेटर है। इन चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो है टॉपिक इस चैप्टर का वो ये है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। यानी डेमोक्रेसी से हमें क्या मिलता है, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या आता है, इसको हम किस तरीके से एसेस करेंगे, किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है क्लास 9th के चैप्टर 2 की, यानी क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जहाँ पर हमने मैडम लाइडोंग की बात की थी और वहाँ के क्लासरूम की बात की थी। और वहाँ पर एक तरीके से हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन किया था। और आपको अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है। मुझे तो लगता है आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आई थी निकल कर कि देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे तरीके के जो गवर्नमेंट के फॉर्म है, जैसे कि आपका डिक्टेटरशिप हो गया या फिर कोई भी दूसरा तरीका जो गवर्नमेंट का है, उससे बेटर है। और हमने डेमोक्रेसी को बेटर इसलिए समझा या फिर डेमोक्रेसी को हम इसलिए बेटर मानते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले। जैसे जो डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, यानी कि डेमोक्रेसी में जितने भी नागरिक हैं वो सभी इक्वल हैं। और जो इंडिविजुअल है डेमोक्रेसी में, यानी कोई भी व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसकी डिग्निटी को डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है। और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है और जो इसमें जो क्वालिटी रखी जाती है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का, वो काफ़ी अच्छी होती है। हर एक डिसीजन को लेने से पहले उसके ऊपर अच्छी तरीके से डिबेट होता है, बातचीत होती है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, तब जाकर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और इसके साथ ही डेमोक्रेसी में आपको अगर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का आपके पास मेथड है, उसको रिजॉल्व करने का आपके पास तरीका है। और इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरीके का मिस्टेक करते हैं डेमोक्रेसी में तो आप उसको बड़ी आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मिस्टेक को करेक्ट करने का मतलब है कि सरकार से है, कि सरकार अगर कोई गलती करती है या फिर डिसीजन मेकिंग में कोई गलती होती है तो वहां पर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी। तो ये सभी जिन एक्सपेक्टेशन की हमने ऊपर बात की, जिन चीज़ों की बात की कि डेमोक्रेसी में हमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो क्या रियलिटी में ये चीज़ें हमें रियलिटी में मिलती हैं क्या? तो जब भी आप अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, और उनका कहना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है, जैसे कि मोनार्क हो गया, यानी राजा का रूल, या फिर मिलिट्री का रूल, या फिर किसी भी रिलीजियस लीडर का रूल। उन सभी के रूल से बेटर है कौन? डेमोक्रेसी। लेकिन बहुत सारे लोग आपको वैसे मिलेंगे जो कि डेमोक्रेसी के वर्क से, यानी डेमोक्रेसी के काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उनका मानना यह होगा कि डेमोक्रेसी जो है उसमें लोग जो है वो काम सही तरीके से नहीं करते हैं, सरकार जो है वो काफ़ी काम धीरे धीरे करती है, उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, और उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो दूसरे तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उतना अच्छा नहीं है, बल्कि हम कहें तो उनका मानना होगा कि खराब है। और एक तरीके से हम ये जब बात सुनते हैं तो हम काफ़ी डायलेमा में हैं, हमको एक तरीके से काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो देखिए, इस चीज़ की वजह से, यानी इस कन्फ्यूजन की वजह से हम बहुत ही हार्ड थिंकते हैं, बहुत ही हार्ड ये सोचने लगते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी अगर हमारे पास हो, हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, तो उसका आउटकम क्या आएगा, आखिर उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। जब उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी का वो काफ़ी स्लो रहेगा, सरकार अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, और भी चीज़ हमें बेटर नहीं मिलेगा, तो फिर डेमोक्रेसी होने का फ़ायदा क्या है? और क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन से सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजन से चाहते हैं, या फिर हमारे पास कोई रीजनिंग भी है, कोई टेक्निकल रीजन भी है जिसकी वजह से हमको डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए? तो देखिए, उन चीज़ों को यहाँ पर हम आगे समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं जो कि क्लेम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी तरीके का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स।
उनके यहाँ पर आपको फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा, जैसा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पर आपको चुनाव होते हैं, यानी इन 100 कंट्रीज़ में चुनाव होते हैं। वहाँ पर पार्टीज़ भी हैं, और इसके साथ ही जो सिटीजन्स रहने वाले हैं इन देशों में, यहाँ के सिटीजन्स को राइट्स की गारंटी भी दी जाती है, कि जैसे कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, वैसी फंडामेंटल राइट्स इन 100 कंट्रीज़ में भी मौजूद है। और इन सभी ये जो फीचर्स हैं, ये जो बेसिक फीचर्स की बात की गई, ये फीचर्स सभी में मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन डेमोक्रेसीज़ के बीच में डिफरेंट है, जैसे कि उनका जो सोशल सिचुएशन है वो हर एक देश का अलग है, उनका जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है वो हर एक देश का अलग है, हर एक देश का जो कल्चर है वो अलग है। और इसका जो एक इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें हमने अचीव की है या फिर नहीं अचीव की है वो हर एक डेमोक्रेसी का अलग होगा, यानी हमारे देश का जो अचीवमेंट है वो दूसरे देश के डेमोक्रेसी के सिस्टम से अलग है। और अगर कोई भी चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं हर एक डेमोक्रेसी से, तो वो क्या होना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर किसी एक खास कंट्री की नहीं बात करें, हम सिर्फ यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी से हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि आखिर डेमोक्रेसी सिस्टम हो कहीं पे तो वो क्या प्रोवाइड करे लोगों को, क्या वो बेसिक चीज़ हो जो वो प्रोवाइड करे। तो देखिए कई बार हम डेमोक्रेसी को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं और इतना ज़्यादा उसके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, इतना अपने मन में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, कहानियाँ नहीं कहूँगा, कि अपने इमेजिनेशन को इतने ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं कि हम एक तरीके से ये मानने लगते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सोसाइटी के या फिर कंट्री के जो जितने भी आपको सोशल या फिर इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। यानी कि डेमोक्रेसी हो गया तो इसका मतलब आपके देश के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और कई बार हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा नहीं होता, तो कई बार हम ये एक तरीके से डाउट करने लगते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पर होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या फिर क्या हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, क्या हमारा देश पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखिए पहला जो स्टेप है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में सोचने के लिए कि डेमोक्रेसी से हमें क्या मिलता है, डेमोक्रेसी का क्या आउटकम होता है, वो ये है कि देखिए डेमोक्रेसी वो सिर्फ सरकार का एक फॉर्म है, यानी हम किस तरीके से सरकार बनाते हैं अपने देश में, इसका सिर्फ एक फॉर्म है। तो जिस तरीके से आपका मोनार्की है, जिस तरीके से आपका दूसरे फॉर्म है, उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये एक सरकार का फॉर्म है। और ये जो डेमोक्रेसी है ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करती है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए। और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सिटीजन है यानी जो नागरिक है उनको उन कंडीशन का फ़ायदा उठाना है और उन जो टारगेट्स हमने रखे हैं या फिर जो गोल्स रखे हैं उसको अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हो जाने की वजह से सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। डेमोक्रेसी एक तरीके का सिस्टम प्रोवाइड करेगा, एक तरीके का कंडीशन आपको प्रोवाइड करेगा जहाँ पर कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं और उन चीज़ों को अचीव करने का काम आपका है, एक नागरिक का है, उसका काम डेमोक्रेसी का नहीं है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम आगे चलकर एग्जामिन करेंगे कुछ जो चीज़ें हैं जो कि रीजनेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, और डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड को हम एक तरीके से एग्जामिन करेंगे कि और बहुत सारी जगहों पर जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर इसका क्या रिकॉर्ड रहा है हमारे डेमोक्रेसी का। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी जो डेमोक्रेसी है वो क्या प्रोवाइड करती है, तो वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही प्रोवाइड करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला ये है कि देखिए डेमोक्रेसी में हम सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं या फिर सबसे बड़ी चिंता हमारी ये होती है कि जो डेमोक्रेसी में लोग हैं, यानी जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों के पास ये अधिकार हो कि वो अपने रूलर्स को चुन सकें और जो रूलर्स हैं उनके ऊपर पब्लिक का कंट्रोल रहे, जनता का कंट्रोल रहे। तो देखिए डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही होता है कि डेमोक्रेसी में लोग जो है वो अपने सरकार को चुन सकते हैं, अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और जब वो अच्छी तरीके से काम ना करे तो उनको वो हटा सकते हैं। और इसके साथ ही डेमोक्रेसी में ये भी चीज़ होनी चाहिए कि जब भी आपका ज़रूरत पड़े तो जो सिटीजन्स हैं उसके पास एक तरीके से अधिकार हो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और ये जो डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है उसको प्रभावित कर सके या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट कर सके। और इसलिए जो सबसे बेसिक चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी से हमें मिलती है कि देखिए ये जो सिस्टम है यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये एक ऐसे गवर्नमेंट का निर्माण करती है जो कि जनता के प्रति यानी नागरिकों के प्रति, सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जनता के नीड्स के लिए और एक्सपेक्टेशन के प्रति।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और वो ये है कि देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है, क्या वो सही तरीके से काम करती है और क्या ये इफेक्टिव होती है। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं या फिर उनका ये मानना होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से काफ़ी कम इफेक्टिव होती है या फिर इसका जो फंक्शनिंग है वो दूसरे तरीके के जो गवर्नमेंट है उससे काफ़ी कम इफेक्टिव होती है, काफ़ी कम प्रोडक्टिव होती है। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी हद तक सही है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जैसे चाहे वो मिलिट्री रूल हो या फिर आपका मोनार्की हो या फिर किसी और तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ पर जो रूलर होता है उसके पास किसी भी तरीके की रोक रुकावट नहीं होती है कि उसको जाकर असेंबली में डिबेट करना है या फिर जनता का ओपिनियन लेना है या फिर एक बहुमत उसको सिद्ध करना है अपने किसी भी ओपिनियन को या फिर डिसीजन को मनवाने के लिए। इस वजह से वो जो सरकारें हैं वो बहुत ही क्विक डिसीजन और काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी डिसीजन कर सकती हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो इसी बात पर आधारित है कि जब भी हम किसी भी डिसीजन को लें तो उसके लिए काफ़ी हमें डिबेट हो, काफ़ी उस पर बातचीत हो, जनता की राय ली जाए और जो रूलर्स हैं या फिर जो जनता द्वारा चुने गए नागरिक जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनकी बात वहाँ पर सुनी जाए, उसके ऊपर डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, तब जाकर किसी भी डिसीजन को लिया जाए। और हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई भी सरकार ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो क्या ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना इनएफिशिएंट हो जाता है या फिर ये जो छोटा सा हमारा टाइम डिले होता है इस पूरे प्रोसेस में, तो ये क्या एक तरीके से हमारे सिस्टम को, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इनएफिशिएंट बना देता है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं। इसके बाद आइए हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में कि किसका डिसीजन टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे सरकार को, एक ऐसे गवर्नमेंट को जो कि डिसीजन काफ़ी जल्दी लेती है, काफ़ी फास्ट लेती है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है ये जनता को एक्सेप्ट ना हो और आगे चलकर ये जो डिसीजन है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करे। और इसके कंपेरिजन में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो डिसीजन लेने में इसके मुकाबले एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन वो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, जैसे कि उस पर डिबेट करती है, डिस्कशन करती है और अंतिम में जाकर किसी भी डिसीजन पर पहुंचती है। तो देखिए जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया है। इसके कारण जो इसका डिसीजन होगा, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी होगा लोगों को और इसके साथ ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी, इसके आउटकम्स के बारे में पहले डिस्कशन किया गया है, सोचा गया है। और इसके साथ ही जो कॉस्ट है टाइम का, जो हमने देखा कि टाइम डिले होता है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो बिल्कुल ही सही है और वो उतना हो सकता है उसको हम क्षमा कर सकते हैं, वो उतना मायने नहीं रखता। क्योंकि जब भी हम देखेंगे डेमोक्रेसी के डिसीजंस को, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजंस के मुकाबले ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है, ज़्यादा उस पर लोगों द्वारा सोचा जाता है, ज़्यादा विचार करके डिसीजंस को लिया जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, वो हमेशा नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करे। तो इस वजह से कोई भी सिटीजन जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा है, वो अगर जानना चाहता है कि किसी भी डिसीजन के बारे में जो कि सरकार द्वारा लिया गया है कि वो डिसीजन सही प्रोसीजर से लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है, वो आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, आसानी से देख सकता है। और उसके पास, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक के पास ये अधिकार है और इतने उसके पास सुविधाएं अवेलेबल है कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को और डिसीजन को एग्जामिन कर सकता है कि वो सही था या फिर गलत था। और इसको हम ट्रांसपेरेंसी के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी हम इसे कहते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होती है या फिर हमें बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। और वहाँ पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो सरकार होती है वो जनता को बिल्कुल ही इन बातों को नहीं बताती है, या फिर जो प्रोसीजर है इन चीज़ों का कि किस तरीके से डिसीजन लिया गया, डिसीजन जनता के लिए सही है या फिर नहीं है, डिसीजन का क्या रिजल्ट निकलेगा, इस पर क्या डिस्कशन हुआ था, ये चीजें वहां पर आपको जानने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स की बात करते हैं और डेमोक्रेसी के आउटकम्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ये हमारे लिए बिल्कुल जायज़ है कि हम ये एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसी से कि वो एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तैयार करे या फिर एक ऐसा सरकार बनाए जो कि प्रोसीजर को फॉलो करे और जनता के प्रति जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। और हम एक तरीके से ये भी
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जहां पर जो सिटीजन है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सके या फिर जनता गवर्नमेंट को जवाबदेह बना सके, और इसके साथ ही एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे सिटीजन्स के लिए जिसमें कि सिटीजन जो है वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्ट ले सके जब भी वो सही फील करे या फिर जब भी उसकी ज़रूरत हो। और अगर आप डेमोक्रेसीज को मेजर करना चाहते हैं उसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स के आधार पर, तो ये आप यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि प्रैक्टिसेस जो कि डेमोक्रेसीज में फॉलो होने चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशन मौजूद होने चाहिए। उसमें सबसे पहला तो है, देखिए, रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ओपन पब्लिक डिबेट होना चाहिए मेजर पॉलिसीज़ के ऊपर। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर लेजिस्लेशंस होने चाहिए या फिर सिटीजन्स के पास अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार के बारे में जान सके और गवर्नमेंट और जो उसकी फंक्शनिंग है उन चीज़ों के बारे में जान सके। तो देखिए, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी का वो काफ़ी मिक्स्ड रिकॉर्ड दिखाती है। कई जगह वो अच्छा परफॉर्म करती है, कई जगह वो खराब परफॉर्म करती है। और डेमोक्रेसीज की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसीज का काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा है रेगुलर और फ्री इलेक्शन कराने में, यानी सरकार जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं, और वहाँ पर आपको डेमोक्रेसीज में आपको ओपन पब्लिक डिबेट हर टॉपिक्स पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं या फिर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ऐसे इलेक्शंस कराने में जहां पर सभी लोगों को इक्वल चांस मिले, सभी लोगों के चांसेस जीतने के बराबर रहें, और हर एक टॉपिक को ओपन पब्लिक डिबेट कराना, यानी जितने भी टॉपिक्स हों, जितने भी पॉलिसीज हो, सभी के ऊपर ओपन पब्लिक डिबेट कराने में भी वो उतनी अच्छी तरीके से सफल नहीं रही हैं। और जो इसके साथ ही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका इस मामले में भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि जब भी बात आती है सिटीजन्स के साथ यानी नागरिकों के साथ जानकारी शेयर करने में। और इन सभी चीज़ों के बावजूद हम डेमोक्रेटिक रेजिम्स के बारे में अगर बात करें तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये जो सरकार का फॉर्म है ये नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है इन सभी मामलों में, अगर हम इसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी रीजनेबल हो जाता है कि हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करें कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का निर्माण करे, एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे जो कि जनता की नीड और जनता के डिमांड के प्रति जवाबदेह हो, और इसके साथ ही फ्री ऑफ करप्शन हो, यानी करप्शन उसमें मौजूद ना हो। तो देखिए, जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसीज का इन मामलों में भी वो उतना इम्प्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो कई बार जनता को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर देती है अपने डिमांड को मंगवाने में, यानी जनता कोई डिमांड करे तो उसको काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि करप्शन से वो फ्री है। कई बार हमें करप्शंस भी देखने को मिलते हैं डेमोक्रेटिक, कई बार क्या हमें बहुत ज़्यादा करप्शंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो या तो लेस करप्ट होती है या फिर ज़्यादा सेंसिटिव होती है जनता के प्रति। तो इन मामले में भी अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर है जनता के प्रति जवाबदेह होने में या फिर करप्शन होने में, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर आपको किसी भी तरीके का करप्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और वहां पर सरकार के सामने आप किसी भी तरीके का डिमांड रख भी नहीं सकते हैं। तो उस मामले में भी हम यही कहेंगे कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके बाद एक चीज़ जो है जहां पर हम ये कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर है दूसरे अल्टरनेटिव्स के मुकाबले, कि देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। ये काफ़ी स्लो हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, काफ़ी कम रिस्पॉन्सिव हो सकता है और क्लीन भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जनता द्वारा चुना गया गवर्नमेंट है और जनता की मर्जी से चलने वाला गवर्नमेंट है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके लिए काफ़ी ओवरवेलिंग सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और नीचे यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैसे देश भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है। साउथ एशिया की बात, यानी हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ की बात की जा रही है। तो देखिए, जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी का सपोर्ट है, डेमोक्रेसी के प्रति जनता जो है वो काफ़ी सपोर्ट दिखाती है। और ऐसे कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर भी लोग ये चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो उनके ऊपर रूल करे और जनता वैसे लीडर्स को वो चुने, यानी जो लोग उनके ऊपर रूल करने वाले हैं उनको जनता द्वारा चुना जाए। और इसलिए हम ये बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पर भी जितने लोग से पूछा गया है उनका भी यही मानना है कि जो डेमोक्रेसी है वो सूटेबल है उनके देश के लिए।
डेमोक्रेसी की एक और खासियत यह है कि डेमोक्रेसी का समर्थन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग करते हैं और डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है वहां पर जनता द्वारा काफ़ी अपने आप उनको डेमोक्रेसी को सपोर्ट मिलने लगता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलने लगता है। और इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें वैसे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होने पर लोग जाकर सीधे सरकार का विरोध करने लगते हैं, सरकार को हटाने की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम होने पर लोग सीधे जाकर सरकार के विरोध नहीं करते या फिर गवर्नमेंट का विरोध नहीं करते, बल्कि वो एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसीज हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कैसा परफॉर्मेंस रहा है और डेवलपमेंट के मामले में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए डेमोक्रेसी जो है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छी सरकार दे, और अच्छी सरकार कहने का मतलब ये हुआ कि वो जनता की बातों को सुने, जनता की मर्जी से चले और गरीब लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाए। और इसके साथ ही ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री से कि वो एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, यानी कि जो कंट्री है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो। लेकिन जब हम एविडेंस को देखते हैं तो एविडेंस हमें ये बताता है, यानी कि अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में वो उतना अच्छा नहीं रहा है और हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं। और अगर आप सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को और जितने भी डिक्टेटरशिप्स हैं उनको कंपेयर करें 1950 और 2000 के बीच में, यानी उनका परफॉर्मेंस, दोनों का परफॉर्मेंस 1950 और 2000 के बीच में अगर कंपेयर करें, तो जितने भी डिक्टेटरशिप्स हैं उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है वो स्लाइटली हायर रहा है। और ये जो इनेबिलिटी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज की कि वो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देने पाए हैं डिक्टेटरशिप के मुकाबले में, तो ये चीज़ हमें काफ़ी परेशान करती है उन सभी लोगों को जो कि डेमोक्रेसी के समर्थक हैं। तो देखिए सिर्फ यही चीज़ एक रीज़न नहीं हो सकती है कि जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें और जाकर हम जो डिक्टेटरशिप है उसका समर्थन करने लगे। और आपने ये चीज़ पहले ही पढ़ी है इकोनॉमिक्स में कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और इसके अलावा जो हमारे कंट्री है उसको दूसरे कंट्री से कैसा समर्थन मिल रहा है, और इसके साथ ही हमारे देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा देश है या फिर कोई भी देश है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। लेकिन अगर हम बात करें, जब भी हमारा बात आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है उसके बीच के डिफरेंस का डेवलप्ड कंट्रीज में, अब यहाँ पर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वैसे डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और वैसे डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर डेमोक्रेसी है, अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनके बीच में जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि हम ये नहीं कह सकते, ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे, बल्कि उससे अच्छा उसको परफॉर्म करना चाहिए। और जब भी हमें इस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, तो हमेशा हमें डेमोक्रेसी को चुनना चाहिए, डेमोक्रेसी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके पास दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती जो कि हमें चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत होती हैं। तो यहाँ पर एक आपको कार्टून दिखाया गया कि देखिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स हैं इसमें किन लोगों को कितना परसेंट मिला है। तो रिच देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन ले जा रहा है, मिडिल, पुअर। तो ये यहाँ पर एक तरीके से व्यंग करने की कोशिश की गई है, कटाक्ष करने की कोशिश की गई है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, या फिर जानकारी डाटा हम कह सकते हैं कि दो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो जो लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं वो काफ़ी पैशनेट हो जाते हैं, यानी उसके बारे में काफ़ी वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत उसकी बड़ाई करके बात करते हैं। और हमेशा ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं
नहीं कि हमेशा हमें डेमोक्रेसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए, खराब बातें करनी चाहिए, नहीं, हमें उसके बारे में हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और ये हमेशा डी वैल्यूज़ को शो करती है हमारी डेमोक्रेसी। और ये जो डिबेट्स है या फिर इसके ऊपर जो डिस्कशन है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो कि कुछ फैक्ट्स या फिर फिगर्स या फिर डाटा के जरिए खत्म होनी चाहिए। और इसी में से एक डिबेट है इकोनॉमिक आउटकम का, कि जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका इकोनॉमिक आउटकम कैसा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले कुछ सालों में इस इकोनॉमिक आउटकम को लिया है। तो यहाँ देखिए दो टेबल दिखाए गए, पहला टेबल 1, टेबल 2। टेबल 1 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अलग अलग कंट्रीज़ का वो कंपेयर किया गया है, और टेबल 2 में कंपेयर किया गया है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम का अलग अलग कंट्रीज़ में वो कैसा रहा है। तो टेबल 1 में आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स जितने भी हैं, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं उसका ग्रोथ रेट क्या है, और डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज़ हैं उसका ग्रोथ रेट क्या रहा है, और पुअर कंट्रीज़ विद डिक्टेटरशिप उसका परफॉर्मेंस, और पुअर कंट्रीज़ विद डेमोक्रेसी उसका परफॉर्मेंस। और यहाँ पर नेशनल इनकम जो है उसमें कौन लोग कितना परसेंट ले जाते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस डाटा को आप चाहें तो कुछ खुद से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी जो डेमोक्रेसी है वो इनइक्वालिटी को कम करने में और पॉवर्टी को कम करने में कैसा परफॉर्म करती है। पिछले टॉपिक में हमने डेवलपमेंट की बात की थी और वहाँ पर हमने ये देखा था कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि उसका जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो डिक्टेटरशिप से बेटर होना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा रीजनेबल है कि हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करें कि जो सोसाइटी है जहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, उस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम किया जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है। और इसके साथ ही अगर कोई भी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो क्या वहां के जो वेल्थ है, वहां का जो इनकम है, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वहां का जो हर एक सिटीजन है उसको एक अच्छा लाइफ मिले, उसको एक बेटर लाइफ जीने को मिले। या फिर हमारे सामने ये भी सवाल उठता है कि डेमोक्रेसीज में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वैसे वैसे लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएगी। और या फिर डेमोक्रेसी जो है वहां पर हमको बराबर या फिर अच्छा गुड्स और अपॉर्चुनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब हम यहां पर आगे देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वहां पर लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि लोग जो है उनको बराबर अधिकार दिया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में, अपने लीडर को चुनने में। और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे जो पॉलिटिकल एरिया है वहां पर लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ ही अगर इकोनॉमिक एरिया की बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, तो वहां पर हमको काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल जाती है। और बहुत कम संख्या के जो लोग हैं जो कि अल्ट्रा रिच हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वेल्थ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा उनका इनकम होता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं जो कि गरीब हैं उनका जो इनकम है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम उनको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो अमीर लोग हैं उनका जो इनकम है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कम हो रहा है, उनका जो इनकम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और उनका जो इनकम है, यानी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बहुत ही नीचे तबके के जो लोग हैं, उनका इनकम जो है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। और कई बार जो गरीब लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो अपने जो बेसिक ज़रूरतें हैं लाइफ की उसको पूरी कर सकें, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। इन बेसिक ज़रूरतों को पूरे करने के कंडीशन में भी गरीब लोग नहीं होते हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो अमीर लोग हैं उनके पास इतना वेल्थ होता है, बहुत ही ज़्यादा वेल्थ होता है गरीब लोगों के कंपैरिजन में। और अगर हम रियलिटी की बात करें, एक्चुअल लाइफ की बात करें, तो जो डेमोक्रेसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं, उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने में। और जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में कि हमारे देश में भी पॉवर्टी है और पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे देश का जो पुअर है यानी गरीब है वो पॉपुलेशन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और वोटर्स का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और कोई भी पार्टी इस वोट को लूज़ नहीं करना चाहती गरीबों को, यानी कि जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है वोट
वोटर्स का उसको लूज नहीं कर सकती या फिर करना भी नहीं चाहती। लेकिन इसके बावजूद जो डेमोक्रेटिकली जो लोग चुने गए हैं, सरकार में आए हैं, वो उतने ज़्यादा कीन नहीं दिखते हैं, उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम पॉवर्टी को हैंडल करें या फिर पॉवर्टी को कम करें, ख़त्म करें। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा वर्स है दूसरे कंट्रीज़ में। जैसे कि आप बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो पॉवर्टी में रह रही है, और बहुत सारे गरीब देश के लोग हैं जो कि डिपेंड करते हैं रिच कंट्रीज़ के ऊपर, अमीर कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि उनकी जो फूड की ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाएं और वो कम से कम अपनी जीविका को चला सके, अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। और इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी के बीच में एकोमोडेशन स्थापित करती है, यानी सामंजस्य स्थापित करती है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है या फिर एक सवाल उठता है कि क्या जो डेमोक्रेसी है यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो क्या अपने सिटीजन्स के बीच में पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ प्रोवाइड करता है। और ये जो सवाल है ये पूछना काफ़ी फेयर है, काफ़ी सही है। उसका रीज़न ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक इस बात पर आधारित है, यानी उसकी आइडियोलॉजी इस बात पर आधारित है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोग जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी इक्वल हैं और कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं है। इस तरीके की बात को डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करती है। और ये हमारे लिए पूछना काफ़ी सही हो जाता है कि क्या डेमोक्रेसी हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जैसा हमने पिछले के चैप्टर में पढ़ा यानी पहले के चैप्टर में पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें आपको अलग अलग जो सोशल डिविजन्स है उसको एकोमोडेट करने का सिस्टम मौजूद है, यानी कि जो सोसाइटी में डिविजन्स है, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है उसको एकोमोडेट करने का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, सुविधा अवेलेबल है। और हमने जैसे पहला चैप्टर यानी जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि जो बेल्जियम है वहाँ पर जो सोशल डिफरेंसेस थे या फिर जो अलग अलग एथनिक पॉपुलेशन, एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे उनके बीच में सही तरीके से बातचीत के जरिए नेगोशिएशन करके जो सामंजस्य है उसको स्थापित किया था और अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। और डेमोक्रेसी की एक खासियत यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपने पास एक ऐसा प्रोसीजर तैयार करती है, प्रोसीजर रखती है जिसके जरिए जो लोगों के बीच में कंपटीशन है या फिर जो कन्फ्लिक्ट है उसको लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस चीज़ की वजह से जो टेंशन है या फिर जो प्रॉब्लम्स है लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में या फिर लोगों के ग्रुप्स के बीच में, वो वायलेंट होने से या फिर एक्सप्लोसिव होने से बच जाती है और लोग ज़्यादा सही तरीके से खुशी से रहते हैं। और एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि कोई भी सोसाइटी जो है वो फुल्ली और परमानेंटली कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती, यानी अगर लोगों के बीच में, लोगों के ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है उसको कंप्लीटली और परमानेंटली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता है, कोई सोसाइटी नहीं कर सकती है। लेकिन हम एक बात सीख सकते हैं कि हम किस तरीके से दूसरे की बात को, दूसरे के विचार को हम किस तरीके से रिस्पेक्ट करें। और हम इसके साथ ही ये भी सीख सकते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार करें जिसके जरिए जो डिफरेंसेस है लोगों के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में या फिर कम्युनिटीज़ के बीच में उसको हम कैसे नेगोशिएट करें और एक निष्कर्ष पर आएँ। और अगर हम इस तरीके का मैकेनिज्म चाहते हैं या फिर इस तरीके की बात चाहते हैं, अपना ऐसे सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहां पर लोगों के बीच में या फिर कम्युनिटीज़ के बीच में एक मैकेनिज्म हो कि लोग एक दूसरे की बात को माने और डिफरेंसेस को नेगोशिएट करें, तो इस तरीके के बात के लिए जो डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं बेस्ट सूटेड है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, डेमोक्रेसी में आपके पास सुविधा तो अवेलेबल है कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके कंपेरिजन में नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स को देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि जो सरकार है या फिर जो पावर में लोग हैं वो इस तरीके की जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं उससे ब्लाइंड आई कर लेते हैं, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उससे मुंह छुपा लेते हैं उसको, या फिर दबाने की कोशिश करते हैं उसको, खत्म करने की कोशिश करते हैं, सामने नहीं आने देते। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिल जाती है। और डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो सोशल डिफरेंसेस हैं या फिर सोशल डिविजन्स है या फिर जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने का सिस्टम मौजूद है और लोग आसानी से एक दूसरे के साथ बात करके, डिस्कशन करके, नेगोशिएशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
और श्रीलंका का जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा है, तो इससे हमें एक बात पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है उसको दो चीज़ें, दो कंडीशंस एकदम जरूरी है प्रोवाइड करना, तभी हम डेमोक्रेसी को बेहतर बना सकते हैं या फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहला सकती है। तो देखिए, डेमोक्रेसी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मेजोरिटी ओपिनियन के द्वारा रूल किया जाए, यानी मेजोरिटी जो कह दे वो मान लिया जाए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और जो मेजोरिटी है उसको हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना चाहिए, माइनॉरिटी के विचार को लेकर चलना चाहिए, तभी जो गवर्नमेंट है वो एक जनरल व्यू प्रोवाइड कर सकती है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी है वो परमानेंट ओपिनियन नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो अभी मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और हम दूसरी तरफ है हमारा कांग्रेस, जो कि अभी विपक्ष में है। अभी बीजेपी के पास बहुमत है और बीजेपी जो चाहे वो सरकार में कर सकती है, लेकिन बीजेपी को ऐसा करना नहीं चाहिए। बीजेपी को हमेशा कांग्रेस को लेकर चलना चाहिए। और जो इसके लोग हैं, जो जिन्होंने इसको वोट दिया है और जो कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया है, तो अभी बीजेपी जो है वो बहुमत में है, यानी कि बीजेपी को वोट देने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और आगे चलकर ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है, ये माइनॉरिटी भी हो सकती है और ये मेजोरिटी भी हो सकती है। और इसलिए अगर हम देखें पूरे कंट्री को, तो पूरे कंट्री को सही तरीके से चलाने के लिए इन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। यानी जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं, इनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। और सिर्फ अपने विचार से या फिर अपने ख्याल से बीजेपी के सरकार को या फिर बीजेपी के लोगों को नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से जो कंट्री है वो सही रास्ते में नहीं जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि जो मेजोरिटी का रूल है, वो मेजोरिटी का रूल कभी भी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी कम्युनिटी, जैसे कि रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर, ऐसी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा जो दूसरी छोटी कम्युनिटी है या फिर माइनॉरिटी है उसको दरकिनार किया जाए या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसको नेग्लेक्ट किया जाए। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो मेजोरिटी का रूल है उसका मतलब ये होना चाहिए कि हर एक डिसीजन में या फिर हर एक इलेक्शन में अलग अलग लोगों के पास ये अधिकार है, अलग अलग लोगों के पास ये ऑप्शन है, या फिर हम कह सकते हैं चांस है कि वो मेजोरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। और डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहती है जब तक डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स के पास ये अधिकार छोड़े या फिर चांस छोड़े कि वो कभी भी अपने लाइफ में कभी भी किसी भी समय मेजोरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर किसी को जन्म के आधार पर यानी बर्थ के आधार पर अगर किसी को रोका जाता है मेजोरिटी का हिस्सा होने से, तो हम इसे सही तरीके से डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक रूल है, वो एकोमोडेटिव नहीं है या फिर उसके लिए सही नहीं है। हम कह सकते हैं उस व्यक्ति के लिए ये जो पूरा सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक नहीं रह जाता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स के फ्रीडम और डिग्निटी के मामले में कैसा परफॉर्म करता है। और अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, या फिर हम कह सकते हैं सुपीरियर है लोगों के, यानी किसी भी व्यक्ति के डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोमोट करने में। और डेमोक्रेसी का जो मेन मतलब ही यही होता है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो इक्वल हैं और उनको बराबर का फ्रीडम मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और सभी लोग इक्वल हैं, कोई भी एक दूसरे से ऊपर या फिर नीचे नहीं है। और हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में, चाहे आप हो, मैं हूं या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो चाहता है कि उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले और उसको जितना उसको सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिले। और कई बार सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी इसी बात पर होता है कि कई लोगों को ये फील होता है कि उनको बराबर का सम्मान नहीं मिल रहा है, बराबर का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, और इस वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं। और जो एक तरीके से लगाव है लोगों का रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए, वो डेमोक्रेसी का आधार है। यानी डेमोक्रेसी को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी उनको बराबर का रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी और बराबर का फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने इस बात को माना है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए। और हो सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट अभी सही तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम इसको प्रिंसिपल के आधार पर, एक आइडियोलॉजी या फिर थिंकिंग के आधार पर, विचार के आधार पर एक्सेप्ट किया गया है।
अगर हम दुनिया के अलग अलग डेमोक्रेसीज को देखें तो वहाँ पर अलग अलग देशों का अलग अलग अचीवमेंट हो सकता है। कई जगहों पर हो सकता है कि इस चीज़ को अच्छी तरीके से लागू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, और कई जगह हो सकता है कि इसको अभी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम समझें तो बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं दुनिया में जो इसी बात पर बने हुए हैं हजारों सालों से, या फिर चल रहे हैं हजारों सालों से, कि वहाँ पर एक व्यक्ति अच्छा है, एक व्यक्ति खराब है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेटर है। तो उस सोसाइटी के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना तुरंत ही कुछ सालों में कि सभी लोग बराबर हैं, ये इतना आसान नहीं है और इसमें कुछ समय लग सकता है। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल बात की गई है, महिलाओं की एग्जाम्पल बात की है, महिलाओं के डिग्निटी की बात की गई है, तो देखिए बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं पूरी दुनिया में वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, और वहाँ पर मेल का एक तरीके से सुपीरियर माना जाता है हजारों सालों से। और महिलाओं द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हमारा जो सोसाइटी है या फिर जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनके अंदर महिलाओं के प्रति कुछ सेंसिटिविटी आई है, और महिलाओं को एक तरीके से ये माना गया है कि महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और अगर हम देखें तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि महिलाओं को हमेशा से बराबर ट्रीटमेंट मिला है या फिर अभी भी बराबर ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन जब इस बात को प्रिंसिपल के आधार पर, थिंकिंग के आधार पर, विचार के आधार पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इसलिए महिलाओं के लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है कि वो एक स्ट्रगल तैयार कर सके, या फिर इस तरीके के जो उनके साथ ट्रीटमेंट होते हैं, खराब ट्रीटमेंट होते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो सके और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीजर अपना सके। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो वहां पर इस तरीके का कोई लीगल सपोर्ट या फिर लीगल समर्थन सरकार द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो महिला हो या फिर किसी और तरीके की कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके का लीगल सपोर्ट वहां पर नहीं मिलता है। और यही चीज़ आपके कास्ट इनइक्वालिटीज़ के ऊपर भी लागू हो जाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी ने इस बात को काफ़ी मजबूत किया है कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं या फिर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट के लोग हैं उनको इक्वल स्टेटस दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अभी अगर हम देखें तो अभी भी हमको कई सारे कास्ट एट्रोसिटीज़ देखने को मिल जाते हैं, यानी कास्ट के आधार पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो एट्रोसिटीज़ की जाती हैं या फिर इनइक्वालिटीज़ की जाती हैं, इसको कहीं से भी मोरल या फिर लीगल समर्थन नहीं मिलता है, या फिर सरकार से समर्थन या फिर किसी भी तरीके का लीगल समर्थन नहीं मिलता है। और जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले, तो जैसा हमने ऊपर देखा कि लोगों के लिए यह काफ़ी आसान हो जाता है कि वो लीगल प्रोसेस के जरिए अपनी बातों को मनवा सकते हैं और इक्वल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जो इस तरीके का रिकॉग्नाइजेशन है कि लोगों को बराबर अधिकार मिले, लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले, इस वजह से भी लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके प्रति रुझान रहता है और समर्थन रहता है। यानी लोग डेमोक्रेटिक राइट्स का समर्थन भी इसीलिए करते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट्स उनको बराबर का अधिकार दिलाता है। और डेमोक्रेसी के प्रति जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, यानी लोगों की जो डिमांड है, वो डेमोक्रेसी को जज करने का एक क्राइटेरिया भी हो सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अगर यानी कि लोग किसी देश में डेमोक्रेसी से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और इस बात को आपको मानना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे देशों से अलग भी इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन है वो हम कभी भी खत्म नहीं होता। डेमोक्रेसी के एक एग्जाम पास करती है तो उसको ऊपर दूसरा टेस्ट आ जाता है, यानी कि हमेशा इस बात को चेक किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वहाँ की डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन कर रही है, काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और जैसे जैसे लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी से, लोग दूसरे बेनिफिट की डिमांड कर देते हैं और ज़्यादा बेनिफिट की डिमांड करते हैं, और लोगों का डिमांड होता है कि उनकी जो डेमोक्रेसी है और भी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करे। और इसलिए जब भी आप लोगों से पूछेंगे डेमोक्रेसी के बारे में तो हमेशा लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी डेमोक्रेसी के प्रति दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को ही देखें कि लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में या फिर लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो यही चीज़ हमारे लिए इस बात को समझने के लिए सही है कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक सक्सेसफुल रही है। और ये चीज़ ये बात भी दिखाती है कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के प्रति अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, और इसके साथ ही लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से या फिर जो पावर होल्डर्स के साथ जो क्रिटिकली थिंक करते हैं या फिर देखते हैं, वो उससे हम ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे सिस्टम में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है और डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के बीच में काफ़ी एक्सेप्टेबल है। और लोगों का जो एक्सप्रेशन है डिससेटिस्फैक्शन का डेमोक्रेसी के साथ, वो ये बात भी दिखाती है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहा है और लोग जो है उनका एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से है, डेमोक्रेटिक सिस्टम
सिस्टम से है और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके समर्थन में है, बल्कि उनकी सिर्फ ये डिमांड है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर परफॉर्म करे और जो उनकी डिमांड है उसकी डिमांड को पूरी करे। और इसके साथ ही ये चीज़ ये बात भी दिखाती है कि जो लोग हैं वो अब प्रजा से यानी जनता से तब्दील होकर अब एक सिटीजन बन रहे हैं, एक नागरिक बन रहे हैं जो कि पूरे सिस्टम में भागीदार है, पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं आज ये बिलीव करते हैं कि उनका जो वोट है वो एक बदलाव लाता है, एक डिफरेंस लाता है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है या फिर किस तरीके से सरकार जो चलती है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे हमको एक डाटा दिया गया है। इसमें यह पता चलता है कि कितने लोगों का किस देश में मानना है कि हमारा जो वोट है वो कितना डिफरेंस लाता है। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। इसके बाद मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।